हम चित्रलेखा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस तो सबसे पहले कौन से चरित्र के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? मैम, बीज गुड बीज गुप्त, यस। मेरा फेवरेट है क्योंकि वो चित्रलेखा के अंदर अच्छा, फर्स्ट उसी के ऊपर डिस्कशन सबसे पहले तो आप लोग बताओ कि आप बीज गुप्त को किस तरह की इमेज में देखते हैं, वो कैसा मैम चरित्र है? मैम वो एक ईमानदार ना जो होता है, हर किसी का विश्वास नहीं तोड़ने वाला ऐसा इंसान लगता है मुझे बीज गुप्त। क्योंकि उसने जब चित्रलेखा उसके पास से चली भी गई तब भी वो उसके पास गया कि तुम अगर आना चाहो, और लास्ट में उसने उसे वापस अपना भी लिया अपने पास। मतलब जब चित्रलेखा ने माफी मांगी तो उसने अपना भी लिया चित्रलेखा को। तो मुझे बीजगुप्त पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनका चरित्र, क्योंकि वो हमें उसने यशोधरा की शादी जो है श्वेतांग से भी करवा दी। श्वेतांग को अपना सारा जो भी था उसके पास पैसे धन संपत्ति नाम वो सब उसको दे दिया, जबकि वो तो उससे थोड़े टाइम पहले ही मिला था, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो उसका गुरु भाई था। तो उसको फिर भी उसने उसके लिए इतना किया। यशोधरा को यहाँ तक कि वो लाइक करने लगा था थोड़ा थोड़ा, फिर भी उसने यशोधरा की शादी जो श्वेतांग से करवा दी। एक चीज और जानना चाहूंगी कि देखो चित्रलेखा तो उसके प्रिय थी ही। यस तो उसके लिए तो वो बहुत प्यार करने वाला होगा ही यस होगा, लेकिन खुद चित्रलेखा की नजर से और यशोधरा की नजर से बताओ कि वो बीजगुप्त कैसा था? मैम यशोधरा को भी वो ना, मतलब उसको बहुत अट्रैक्ट तो करता था, लेकिन यशोधरा ना उसके बारे में ज्यादा वो सोचती नहीं थी, क्योंकि ना वो हर चीज का, जब वो उसके साथ घूमने भी गई थी तो वो उसको देखती थी कि वो ना हर चीज को अलग तरीके से, जैसे वो भी जंगल देख रही थी यहाँ कितनी शांति है, वो उसको अलग तरीके से उसने हर चीज दिखाई है। जो वो यशोधरा के दिमाग में था ना वो उसने विपरीत बना दिया था सब कुछ। वो प्रकृति से प्रेम था, लेकिन हाँ, उसने वो मतलब उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो सब बता दिए, सारी प्रकृति की बुराई से बताने लग गया, तो उस वहां से वो चेंज होने लगी। और चित्रलेखा जो थी उसे प्यार करती थी, पर चित्रलेखा को जब कुमारगिरी से आकर्षण होने लगा तो चित्रलेखा भी उसके लिए उसे सोचती थी कि इससे ना छूटने का बहाना, तो उसे यशोधरा एक बहाना मिल गई थी कि तुम मेरे साथ तो विवाह नहीं कर सकते, मैं एक नृत्य की हूँ, मैं विधवा भी रह चुकी, मतलब इससे पहले विधवा थी, तो उसे एक बहाना मिल गया था उसे छोड़ने का। छोड़ने का बहाना क्यों चाहती थी? क्या सचमुच उसी तरह का शारीरिक प्रेम करना चाहती थी कुमारगिरी के साथ मैम ने चित्रलेखा? वो उसके ना दिमाग से काफी अट्रैक्ट हुई थी, उसकी बुद्धि से, जिस तरीके की वो बातें बोलता था कुमारगिरी। क्योंकि चित्रलेखा सोचती थी कि ये तपस्वी है, हाँ और इसके अंदर बहुत शक्ति है, तेज है। तो ये मेरी जो जिंदगी है कि जो शरीर के, यौवन के, इच्छाओं के, काम इच्छाओं के आसपास जो घूमती है, ये योगी है, और मुझे उससे निकाल करके अपने तपोबल से मेरा भी मन विरक्त कर सकता है। तो ऐसा करने, अच्छा देखिए चित्रलेखा को खुद भी मृत्युंजय और कुमारगिरी ये सलाह देते थे कि नर्तकी तुम उनका भला नहीं चाहती हो, है ना, तुम्हारे कारण ये सब कर रहा है। तो अगर तुम उसकी जिंदगी, क्योंकि देखो सारे चरित्र एक दूसरे से जुड़े हैं, तो अगर हम किसी भी चरित्र का जब चरित्र चित्रण करेंगे तो हम अपनी नजर से तो देखेंगे, ठीक है, लेकिन हमें उन पात्रों की नजर से भी देखना होगा। जैसे चित्रलेखा का चरित्र है, तो चित्रलेखा का चरित्र आप अपनी नजर से देखोगे, लेकिन कुमारगिरी उसे कैसे देखता है, और वो जो देखता है, जो वो देखता है क्या वो सही है या किसी मानसिकता की तहत है? जैसे कुमारगिरी पहले तो उसको समझता है कि वो नहीं, चित्रलेखा के लिए वो बुद्धिमान का, वो तो समझता है कि अरे ये स्त्री है, उसके हाथ से पहनाया वो विजय मुकुट तक तो उसे स्वीकार नहीं है ना? यस मैम। हाँ, तो उसे तो वो समझता है कि जैसे उसको पथ भ्रष्ट कर देगी। दीक्षा वो इसीलिए नहीं देना चाहता है, अपने आश्रम में वो इसीलिए नहीं ठहराना चाहता, अलग व्यवस्था कराता है, क्योंकि उसको लगता है कि स्त्री है और पता नहीं ये मेरे ऊपर क्या असर हो जाए और मेरी सारी तपस्या भंग हो जाए। लेकिन अगर किसी स्त्री का पुरुष पे कोई वैसा असर होता है जो अपोजिट सेक्स का कहना चाहिए, जो लैंगिक असर है, एक स्त्री को पुरुष का या पुरुष को स्त्री का होता है, मान लो मैं किसी पर मोहित हो जाती हूँ, तो ये मेरी अपनी इंद्रियों की बात है ना, मेरा मन मानता नहीं है, मेरा मन चाहता है इसको, लेकिन यहाँ पर उसका दोष कहाँ से आता है?
नहीं आता ना। लेकिन पुरुषों ने, जितने भी योगी के नाम पे, ऋषि मुनियों के नाम पे पुरुष हैं, वो सब स्त्री की बुराई करते हैं कि ये धोखेबाज है, ये माया है, ये ठगनी है, ये दुष्टा है, ये आजकल यही बोलते हैं कि उसने ऐसे कपड़े पहने थे इसलिए, वो हाँ इंद्रियों का दोष होता है। हाँ, जबकि दोष, आप ये बताइए, आप स्त्री में एक इंसान देख रहे हैं या उसका शरीर देख रहे हैं? अगर है ना, तो पुरुष इंसान नहीं देखता ना, आपका शरीर देखता है कि आपके सीने के उभार कैसे हैं, आपका जो बॉडी है वो कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी स्मूथ है, कितनी शाइनिंग है, उनकी नजर तो यही रहती है। और कमर के नीचे भी उनका ध्यान जाता रहता है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ना कि। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, दोनों ही एक दूसरे से जो अट्रैक्ट होते हैं, ये सहज स्वाभाविक, तो या तो इसे सहज स्वाभाविक मान लीजिए, ये मान लीजिए कि दोनों प्राकृतिक है और दोनों एक दूसरे पर आकर्षित होंगे ही, और आकर्षण के लिए ही तो कपड़े बनाए गए हैं। अगर कपड़े ना हो और रोज उस शरीर को देखें तो क्या आकर्षण रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। कपड़े बनाए इसीलिए गए हैं कि थोड़ा आकर्षण बना रहे, क्योंकि जो चीज देखने को नहीं मिलती उसी में तो आकर्षण होता है। पहले घूंघट बड़ी चीज थी, तो मुंह देखने के लिए, और ये नेक तो वहीं से चला, मुंह देखने के लिए। जब मैं छोटी थी मेरी तो समझ में नहीं आता था। एक बार मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, सबको ये मुंह दिखाई क्यों दे देते हैं? अगर मुंह अच्छा नहीं हो तो नहीं देना चाहिए। तो जिसको भी बहू का मुंह देखने जाते हैं तो हमेशा दे ही क्यों देते हैं, फिर आके कहते हैं कि अच्छी नहीं थी, सुंदर नहीं थी, पैसे क्यों दे दिया? फिर बोले वो तो देना ही होता है, मेरे को मुंह देखने का क्या मतलब, कि पैसे दे, वो अच्छा हो तो दिया करो, नहीं तो मत दिया करो। पर बाद में पता चला कि ये अच्छी की बात नहीं है। तो अच्छी की बात के साथ साथ ये पर्दे में रहने के कारण जो आकर्षण है, वो आकर्षण तो दूर हो गया ना जब देख लिया। एक टाइम था, मैंने कहीं पर पढ़ा है कि इंग्लैंड में स्त्रियों के पैर तक नहीं दिखाई दे, ऐसे कपड़े पहने जाते थे। तो उस समय पैर भी पॉन्स में आते थे। आज पैर पॉन्स में नहीं आएंगे, मुंह भी नहीं आएगा, है कि नहीं, जो देखे जाते हैं। तो कुमार गिरी जैसे चित्रलेखा को देखता है, आपको उस पर भी उसके चरित्र चित्रण में बात करनी होगी कि उसके चरित्र को कुमार गिरी ऐसे देखता है, लेकिन ये किस मानसिकता के तहत आता है? यह सहज स्वभाव की मानवीय प्रवृत्ति के अंदर आता है। तो ये मानवीय प्रवृत्ति नहीं, एक तरह से दुष्प्रवृत्ति है। इन चीजों को भी आपको बताना होगा। और जब आप चरित्र चित्रण करोगे तो उनकी जो वेशभूषा है, जो शारीरिक रूप से जैसे उनका दिखता है ना, वो सब भी आप बताइए, क्योंकि चरित्र चित्रण में सब कुछ आता है, उनका बोलना, उठना, बैठना, सोचने के साथ साथ उनके वेशभूषा। हाँ, तो अच्छा, दूसरी बात देखिए, बीजगुप्त भी थोड़ा कम या ज्यादा यशोधरा से कम प्रेम, देखिए प्रेम ना कहें, आकर्षित भी ना कहें, पर कम से कम वो उसे एक अच्छी स्त्री, है ना, समझता, हाँ समझता था। अगर उसे जीवन साथी बनाना ही हो तो फिर यशोधरा में कोई बुराई नहीं थी उसके लिए। अगर मान लीजिए वो शादी करना ही चाहता तो वो ये नहीं सोच सकता था कि यशोधरा में ये बुराई है तो मैं कैसे कर लूं, ये बात तो नहीं। और यशोधरा तो अभी खुद ही उसको समझ रही थी कि वाकई में, क्योंकि उसके पिता ने उसके सामने बोल दिया था, तो वो इमेजिन करने लगी थी उसको उस तरीके से कि उसकी शादी उससे होगी। जबकि बीजगुप्त जो था वो उम्र में यशोधरा से काफी बड़ा था और श्वेतांग जो था वो कम था, फिर भी वो उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा इसलिए थी क्योंकि उसके पिता ने पहले ही बोल दिया था कि मैं उन्हें दावत इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारा रिश्ता उनके साथ करना है, इसलिए उसकी तरफ वो ज्यादा अट्रैक्टेड थी। पूरे टाइम उसी को देखती रही थी, पूरी जब सभा हो रही थी, सब खाना खा रहे थे, तो वो सिर्फ बीजगुप्त के बारे में ही सोच रही थी, उसे देख रही थी, उसके एक एक लफ्ज को ध्यान से सुन रही थी। देखिए, ये जो उपन्यास जिस समय को लेकर के लिखा गया है वो तो काफी पहले का समय है, जैसे जो बौद्धकालीन लगभग समय, हाँ जी। लेकिन अगर हम आज से कोई 60-70 साल पहले की भी बात करें तो बहुत बहुत गैप में शादियां होती थी, और स्वतंत्रता के पहले का अगर देखें तो और भी तुम पाओगे। तो पुरुषों की उम्र का तो कुछ हिसाब था ही नहीं। और पहले का अगर आप देखोगे राजे रजवाड़ों का,
तो 50-50 साल के पुरुष 12-12 साल के 10-10 साल के लड़कियों से शादी कर लेते थे। और मैं बताऊं, जैसे देखो अब महारानी लक्ष्मीबाई की कितनी तारीफ, हर तरफ तारीफ 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 होती रहती है, लेकिन आप ये देखो कि वो कोई 9-10 साल की ही लड़की थी जब उसकी शादी कर दी गई, और वो बूढ़ा था बिल्कुल, कि एक बच्चा भी नहीं पैदा कर सका। अब अगर उसकी बहादुरी की तो सब बात करते हैं, लेकिन वो बहादुरी के से ज्यादा एक परिस्थिति भी थी। अगर गंगाधर राव जीवित होता, मान लीजिए जीवित होता, तो क्या उसे यह अवसर मिलता कि वो आगे बढ़ के निकल पाती। बृंदालाल वर्मा का एक उपन्यास है झांसी की रानी, पहले लगा था तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन अब नहीं लगा है। पहले मतलब ऑनर्स को पढ़ाती थी, लगा हुआ था, कभी टाइम मिले पढ़ के देखना। उसमें लगभग इसी तरह से गंगाधर राव को दिखाया गया है कि वो बिल्कुल नहीं पसंद करता था उसका योद्धा होना, उसका हथियार चलाना सीखना। तो एक लड़की अपने शादी का विरोध नहीं कर पाती, बाहर लड़े, और अगर आप सचमुच लड़ना चाहते हैं, सचमुच अगर आप उससे दुश्मनी चाहते हैं, तो कहेंगे कि बहुत बहादुर है हमारी लड़की। लेकिन अगर कहीं वो घर में ही आवाज उठा दे अपने अधिकारों के लिए, तो फिर वो उल्टा कलंकिनी है, सब हो जाती है। अब जितनी भी देवियां बनी है, ध्यान देना आप लोग, जितनी भी चाहे दुर्गा काली जो राक्षसों को मारती हैं, वो राक्षस कौन है? जो पुरुषों को परेशान करके रखा था, है ना? तुम ध्यान देना, कौन सी ऐसी स्त्री है जिसको मतलब स्त्री को ही परेशान किया था और उसने मार दिया, फिर उसको देवी बनाया गया हो, है ना? तो वही लड़कियां, वही स्त्रियां इस समाज में आगे बढ़ पा रही हैं जो पुरुषों की व्यवस्था में फिट हो रही हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि जो चित्रलेखा है, चित्रलेखा के लिए कैसे कैसे जो चरित्र गढ़ा जा रहा है, उसमें बहुत टैलेंट है, उसमें विदुषी है, वो काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन सिर्फ उसकी परिस्थितियों ने जो उसे विधवा किया, बल्कि 2 बार विधवा किया, और अल्प आयु में विधवा हुई, मजबूरी में उसने ये नृत्य का जो पेशा अपनाया है, वहां पर जाने के बाद उसके सम्मान को किस तरह से देखा जाने लगा कि वो किसी कुलीन घर की पत्नी नहीं बन सकती है। तो अब कुलीन नहीं बन सकती, तो कुल ने क्यों उसे ऐसे विवश किया? विधवा हो जाना अपने हाथ की बात तो थी नहीं, तो कोई उसको बेटी समझ करके उसकी शादी का खुद ही प्रबंध कर देता। मैंने अपने गांव में कईयों को देखा कि घर में बहू की जब अगर विधवा हो गई, तो मैंने देखा कि उन्होंने मायके नहीं भेजा, उन्होंने खुद लड़का ढूंढा, अब खुद कन्यादान किया, जेठ ने या ससुर ने कहा अब हमारी ये बेटी हो गई है, अभी हमारी बहू नहीं है ना? तो ये चीजें जो अभी ग्रामीण सभ्यताओं में देखी गई, वो विशिष्ट वर्ग में क्यों नहीं थी, और मध्यकाल में कितनी विकृतियां थी। तो चित्रलेखा कुछ ऐसी ही मानसिकता को बताती है कि आप लोग, कल हम एक निबंध पढ़ा रही थी मैं प्रोग्राम को, जिसमें विद्यानिवास मिश्र का था। तुम विद्यानिवास मिश्र का कोई ना कोई निबंध शायद या तो पढ़ रहे होंगे या पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि शायद गद्य अन्य अन्य गद्य विधाय करके एक विषय है जो शायद 3rd ईयर में है, तो तुम्हारे में दूसरा है। इसमें विद्यानिवास मिश्र ना बुद्धिजीवियों को कहते हैं बार बार कि ये लोग सिर्फ भड़काने का काम करते हैं समाज में। जैसे जल है, ताल तलैयों से लेकर के जल किसी न किसी रूप में जाके सागर में मिलता है, और फिर सागर के द्वारा ही सब जगह बरस कर बादल फिर यही धरती को लौटा देता है। तो जैसे पानी का जीवन है, ऐसे मनुष्य का जीवन होना चाहिए कि दूसरे के लिए, अपने लिए के साथ साथ दूसरे के लिए। लेकिन मनुष्य का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस सब चीजों में सहायता नहीं करता। वो गरीबों के लिए बातें तो करता है, लेकिन गरीबों के सचमुच हित में नहीं होता है। जैसे किसान बिल आया, उनको किसानों के हित में आया है, पर किसानों के हित में हो सकता है, हित में ही हो,
क्योंकि मैं इतनी बड़ी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं हो सकता है हित में हो, लेकिन किसान थे क्या वहां पर? मैम किसानों के हित में था भी नहीं, वो बड़े बड़े जो नहीं, जमींदार मान लेते हैं हित में भी हो, मान लेते हैं कि मैं और तुम इतने समझदार नहीं है, सरकार में जो बैठे लोग हैं वो ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन तुमने किसानों को साथ बैठा के बनाया क्या वो बिल? है ना? तो अगर आप किसी के लिए बना रहे हो, कोई हित कह रहे हो, उसमें उसका हित है, तो उसे भी तो साथ बैठाओ, वो भी तो देखे कि तुम उसके हित के बारे में क्या सोच रहे हो। आप उसको साइड करके कहते हो हम तुम्हारे हित में काम कर रहे हैं, ऐसा कैसे हित होता है आज जबकि लोकतंत्र है? तो इसी तरह से स्त्रियों को कहा गया तुम देवी हो। एक श्लोक बना दिया कि यत्र पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवता। अरे जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां तो देवता निवास करते हैं, पर नारियों का सम्मान कहाँ होता है? कहेंगे हमारे हर घर में होता है ना? तो व्रत कौन रखता है? कभी भाई के लिए तुम व्रत करते हो, कभी बेटे के लिए, कभी पत्नियों के लिए। कौन सा व्रत है भाई? बहन के लिए है क्या कोई व्रत? बेटी के लिए कोई व्रत है ना? पत्नी के लिए पति को तो कुछ हो ना जाए इसलिए। क्यों? क्योंकि पति स्वामी है, पति मालिक है। इसलिए आपको मालूम है जो ये 497A एक धारा थी जो अभी 1-2 साल पहले हटा दी गई है, उसके आज क्या है कि कोई भी पति या पत्नी उसको क्या कहते हैं, एक मिनट मैं वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं साधारण वर्ड में याद कर ली, जो टर्म है वर्ड की ना वो मेरे दिमाग से स्लिप हो रही है। तो जो मैरिज से बाहर रिलेशन कर सकते हैं, मतलब स्थापित कर सकते हैं दोनों में से कोई भी, लेकिन इसमें शर्त ये है कि अपने साथी को धोखा नहीं देना चाहिए। मतलब उसकी मर्जी हो तो कर सकते हैं, और अगर दूसरे की मर्जी नहीं है तो वो चाहे तो इस ग्राउंड पर कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो डाइवोर्स ले सकता है, लेकिन पनिश नहीं है उसके लिए। जैसे कि पत्नी ने कहीं पर अगर रिलेशन बना रखा है तो वो पत्नी तलाक तो ले सकती है, लेकिन पति के लिए कोई पनिश नहीं है। यही चीज पति के लिए भी है कि पति चाहे तो तलाक ले सकता है अगर पत्नी ने बना रखे हैं तो, लेकिन कोई पनिश नहीं है। लेकिन पहले नियम ये था, देखिए नियम ये था कि पति की सहमति से कोई भी पुरुष पत्नी के साथ अगर रिलेशन बनाता है तो फिर वो अपराधी नहीं है, लेकिन पति की जानकारी के बिना, सहमति के बिना अगर कोई बनाता है तो पत्नी के लिए तो कोई पनिश नहीं है, लेकिन उसके लिए है जिस पुरुष ने बनाए हैं उसके साथ रिलेशन। आज इसमें क्या है कि उस पुरुष या स्त्री के साथ तो कोई पनिशमेंट नहीं है जो घर के बाहर की थी, ठीक है, लेकिन बस अपने अपने साथी को बस कॉन्फिडेंस में अगर नहीं लिया है तो वो तलाक ले सकता है, बाहर वाले के लिए कोई रूल नहीं। लेकिन पहले ये था कि अगर पत्नी ने बनाए हैं, किसी के मान लो किसी पुरुष ने किसी भी विवाहित स्त्री के साथ अगर अफेयर किया है तो जिस स्त्री का वो पति है वो उसके साथ कार्यवाही कर सकता है, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं पता था, उसकी मर्जी के खिलाफ। ये रूल पता है क्या कहता है? स्त्री संपत्ति है। कैसे? जैसे तुम्हारी कार है, तुम्हारे पापा की कार है, तो तुम्हारे पापा की कार कोई पूछ के ले सकता है, सहमति से ले सकता है ना। अगर पता नहीं है और उसने चुपचाप चाबी उठा ली और कार ले ली तो गलत होगा, इसके लिए कंप्लेन हो सकती है। तो पत्नी भी वही चीज थी, एक कार मोटर की तरह। लेकिन ये चीजें एक संपत्ति वाला भाव, और ये संपत्ति वाला भाव ही है जो स्त्रियों के नाम की पहले कुमारी लगता है, विवाह के बाद श्रीमती लगता है। पता चलना चाहिए आप किसकी प्रॉपर्टी हैं। इसलिए मैं मानती हूँ कि किसी को भी कुमारी या श्रीमती नहीं लगाना चाहिए। लगाना है ओनली MS लगाओ, चाहे आप मैरिड हो या नहीं। यस, आप आदमियों को देखो शादी के वो सॉरी नाम की बात कुमार लगाएंगे और जिंदगी भर लगाएंगे, है ना। हमारे लिए इतने सारे मेकअप सिंबल हैं सुहाग के नाम पे, इनके लिए एक सेफ्टी पिन भी नहीं खास तरह का बनाया गया कि जरा इधर बटन के पास लगा लिया करें, पता चले जरा मैरिड है कि नहीं है, वो भी नहीं। तो चित्रलेखा
के साथ जो एक भाव कुमारगिरी दिखाते हैं, वो ऋषि मुनियों का अपना अहम है। तुम देखोगे कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्हीं को अप्सराएं उन्हीं की तपस्या भंग कर देती हैं। yes, है ना? क्योंकि उन्हें कभी, अब क्या होता है, अप्सराएं बड़ी सुंदर होती हैं, किसकी नजर? सिर्फ ऋषियों की नजर में। कभी किसी गांव में कोई अप्सरा जाके और किसी किसान का, किसी मजदूर को जरा लुभा के दिखाए तो, जिनके घर में पत्नियां हैं, जुड़ैल नजर आएगी वो। कोई अप्सरा नहीं होती। लेकिन जिन्होंने स्त्रियां देखी नहीं, भागे भागे घूम रहे, भागे भागे घूम रहे, और कोई आके मीठी मीठी बातें करेगी, जरा नाचने गाने लगती है, अरे मुनिवर मुनिवर, मुनिवर, मैं तो तुम पे मोहित हो गई, तुम तो बड़े तपस्वी हो, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो, फलाना ढिमकाना, ऐसे मोहित हो जाते हैं कि तप ही भंग हो जाता है। अब ये तप भंग हो गया तो अप्सरा ने किया, ये तुमने, हमने किया, है ना? तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है ना। अभी ये देखो कि अगर कोई लड़की गलती करे तो भी उसी को पेरेंट्स कहेंगे कि तूने ये क्या किया, और लड़का गलती करे तो लड़की को वो कौन दाई थी, पता नहीं कौन कुलच, वो कौन कुलच्छनी थी। अरे घर वाले लड़की को संभाल के नहीं रखते, समझा के नहीं रखते, तब भी लड़की, लड़के के लिए फाउंडेशन बहुत मायनर है, बहुत मायनर। तो इस मानसिकता से अभी भी क्या लोग निकल गए हैं। आज भी तो स्त्रियों से भागे भागे वो लोग भागे भागे नहीं भी फिरते हैं, चाहे उनके बल्कि रंगरेलियां भी गुप्त रूप से मनाते हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर उनका यही रहता है कि जैसे स्त्रियां ऐसा कुछ है कि जो एकदम, क्योंकि देखो पता नहीं क्यों पुरुष, तुमने एक चीज नोट करी, कंजक वंजक खिलाएगा, कहेगा देवी मैया है, मैया है, माँ है, माता है, माता है। अरे भैया, तुम जैसे लड़कों को बाल लीला कर देखते हो, जैसे श्री कृष्ण को तुम बालक के रूप में देखते हो, मोहित होते हो, कैसे चलते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे तुतलाते हैं, कैसे तुम लड़कियों को ऐसे क्यों नहीं देख पा रहे हो? माता माता, मैया मैया कह के अपने को कहते, अरे भटक ना मरे, ए दिल आना मत, इधर इधर मत देख लेना, अरे नहीं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे पुरुष का अपने अंदर से इतनी कमजोरी क्यों है? क्योंकि स्त्री को जो दूरी बनाने के लिए, स्त्री को ऐसे भय बनाने के लिए कि जैसे कि अगर स्त्री के साथ किसी ने संभोग कर लिया, चूम लिया, गले लगा लिया, कुछ कर लिया, तो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, इस तरह का वातावरण बना रखा है। इसलिए अगर इतनी सेक्सुअली पाबंदियां ना हो, देखो जैसे ये ऋतु है, ये काम ऋतु मानी जाती है, बसंत पंचमी के बाद से, और ये होली होली का सारा, तो इसमें बाकायदे ये अट्रैक्टिव टाइम होता है। इसमें युवाओं को अच्छे से बल्कि बताना चाहिए कि आग अगर आप अट्रैक्ट भी हैं तो किस सीमा तक बात कर सकते हैं, किस सीमा तक मिलजुल सकते हैं, और आगे बढ़ना हो तो क्या क्या सावधानी रख सकते हैं। लेकिन अपनी भावनाओं को दबाओ मत, जियो। अगर आपको जितना ही पुरुषों से दूर किया जाएगा, पुरुषों के लिए उतना ही ज्यादा आपके मन में आकर्षण होगा, और जितना ही लड़कों को लड़कियों से दूर किया जाता है, उतनी वो दौड़ दौड़ के बलात्कार तक की स्थिति में आ जाते हैं। अगर लड़कों को लड़कियों को कोई अंतर किया जाए, बल्कि एक दूसरे के साथ सहज मिलने जुलने दिया जाए, और साथ ही उनको वो सुविधाएं उपलब्ध हो कि जिसका जिस काम में मन लगता है उसको उसी काम में आगे बढ़ाया जाए। जिसका खेल में है तो भैया खेल में तू कर, खेल, और वो तू बता कौन कौन से खेल में तेरी रुचि है, उसमें साथ दिया जाए। ये मतलब शैक्षणिक संस्थानों की भी जिम्मेदारी है कि इस तरह से, और घर की भी, पेरेंट्स की भी, ये दबाव न डाला जाए। अगर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता तो डॉक्टर बनना ही जरूरी नहीं है। किसान के कृषि के विषय पढ़ने में किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरा लड़का लड़की घटिया विषय पढ़ रहा है। लड़कियों के लिए तो सब सोचते हैं कि टीचर ही बन जाए, फिर ज्यादा से ज्यादा, या फिर डॉक्टर बन जाए, पर वकील ना बन जाए। अगर वकील लड़की बन जाए तो लोग तो शादी करने से घबराने लगते हैं, फिर तो कोई वकील लड़का हिम्मत करता है उससे शादी करने की, बाकी तो दूर रखते हैं। क्यों भाई, तुम्हारे दिल में खोट है तभी ना। तो स्त्रियों के प्रति कई तरह की मानसिकता अपने समाज में फैली हुई है। उन्हीं में से एक मानसिकता यह है कि पुरुषों को यह मैसेज देना, पहले तो खुद स्त्रियों से भागने भागे घूमना, और इसके बाद फिर समाज के भोले भाले पुरुषों को ये कहना कि स्त्रियों के कारण ही तुम लोग गर्त में जा रहे हो, स्त्रियां ही हैं जो तुम्हारे शरीर का नाश कर दिया, स्त्रियां ही हैं जो तुम्हारे को माया जाल में फंसा दिया। मायाजाल क्या है? बच्चे हो जाना, घर के खर्चे बढ़ जाना, है ना,
धन का पूरा ना पड़ना खर्चों में। मध्यकाल में क्या हो रहा था, जब शंकराचार्य के उपदेश में लोग घर छोड़ छोड़ के क्यों जाने लगे? क्योंकि स्त्रियां माया हैं। अब स्त्रियां माया कैसे हैं? कई कई तो शादियां कर लेते थे, अब बच्चे नहीं होंगे तो क्या होंगे? बच्चे होंगे तो फिर खाना पूर्ति नहीं होगी, ऊपर से कुपोषण नहीं होगा, और बच्चे पैदा करोगे तो तुम्हारा शारीरिक नुकसान तो होगा ही होगा, तो तुम बीमार भी पड़ोगे, फिर कहेंगे स्त्रियों ने तबाह कर दिया। अरे अपने नियम कानून ठीक करो ना, वो है ना। तो यहाँ पर कुमारगिरी एक उस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने दोषों को स्त्रियों की तरफ सरका रहे हैं, है ना। देखो जब कुमारगिरी के यहाँ जाती है तो गले लगने की कोशिश, उसके बाहों में जाने की कोशिश, वो सब चित्रलेखा भी करती है। yes, लेकिन वो तो आकर्षित है ही, लेकिन उम्मीद उसे यही थी कि जैसे एक स्त्री को आदत होती है कि पुरुष एक पिता की तरह बाहों में ले ले और उसे प्यार से उसे उस रास्ते पे चलाए जिसमें कि उसका भला होता हो, उसमें भटको। वो अपने आप को जब समर्पित करती है तो पुरुष को एक अभिभावक की तरह देखती है, स्वामी की तरह देखती है। तो वो तो कर रही थी, वो तो आई ही थी ऐसी स्थितियों से निकल करके, बीजगुप्त की बाहों से निकल के आई है, तो कोई इतनी हिम्मत लेके थोड़ी आई थी कि अब बाहों की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो तो इस उम्मीद से आई थी कि कुमारगिरी उसका मस्तक भी सहला देंगे, उसे उसके सिर पर हाथ रख करके अपने तपोबल से कोई ऐसी ताकत दे देंगे कि फिर वो भी लीन हो जाएगी, वो भी विरक्त हो जाएगी, वो भी जन कल्याण और परमात्मा के लिए समर्पित हो जाएगी। लेकिन ये ताकत उसके अंदर नहीं थी, उसे कुमारगिरी से चाहिए थी। लेकिन कुमारगिरी के पास तो अपनी ही ताकत नहीं थी, वो तो खुद ही भागा भागा घूम रहा था, वो क्या ताकत देगा? जिसने कहा था कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी मतलब तुम बचपन से घर से भागे हुए हो, मतलब तुम्हें अपनी माताओं बहनों के बीच में ही डर लगने लगा था स्त्रियों से। उनके मन में दोष था। ये दोष कहाँ से आया? ये दोष परंपराओं से तो मिल रहा है, उसे अपने पूर्वजों से मिला, वो आगे बांट रहा था, और आज भी तुम देखोगे, है ना। तो इसीलिए इन चीजों पर सोचने की जरूरत है कि ये मानसिकता समाज के लिए, स्त्री पुरुष के संबंधों के लिए कैसे हानिकारक है। तो अभी हमने ज्यादातर बात करी कुमारगिरी की, अब हम आते हैं बीजगुप्त के। अब देखो बीजगुप्त के पास ऐश्वर्य है, धन संपत्ति है, स्त्रियां भी हैं, दास दास है, एक से एक सुंदर सुंदर है। एक चित्रलेखा ही तो छोड़ के गई है, पर उसके यहाँ पर वो एक ईमानदार व्यक्ति है जो एक ही स्त्री से प्रेम करता है, इसीलिए वो विरक्त हो जाता है। और जब विरक्त हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि श्वेतांक और यशोधरा आपस में प्रेम करते हैं, पर विवाह में बाधा है कि उनके पास अपनी कोई धन संपत्ति नहीं है, कोई औधा नहीं है, कोई पद नहीं है, तो वो सामंती पद भी उसे दे देता है और अपनी पूरी संपत्ति भी दे देता है। तो आप ये देखो कि एक लिप्त होना और लिप्त होके उसी में डूबते हुए व्यक्ति का स्वार्थी हो जाना, और एक उसी में रहना पर कहीं भी लिप्त ना। देखो जनक को विदेह क्यों कहते थे लोग? इसलिए कहते थे कि कहते हैं कि जनक अपने राज्य में रहते थे, सारी सुख सुविधाओं के बीच रहते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या किया? खेतों में जाके हल भी चलाया, है ना। व्यक्ति भले धन संपत्तियों के बीच में रहे, जैसे मान लो आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन जरूरत पड़े तो मैं क्या जमीन में सो सकती हूँ कि नहीं? सवाल ये है ना। जरूरत पड़े तो मैं कोई मोटा खाना जैसा मिल जाए नमक मिर्ची वाला खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती? बात ये है, अगर मैं खा सकती हूँ और जरूरत पड़ जाएगी, अगर मैं अपनी खुशी से चाहूँ तो मैं उसे छोड़ सकती हूँ कि नहीं छोड़ सकती? तो जब व्यक्ति कोई अपनी खुशी से छोड़ता है, जैसे जो कहते हैं कि स्त्री जो है ना, स्त्री से अपना तपो नष्ट होता है, इसी तरह ऐसा नहीं नष्ट नहीं होता, होता है, लेकिन ध्यान रहे
पुरुष के आकर्षण से उससे डबल नष्ट होता है। Yes. ठीक है, स्त्रियों का भी। अगर आज तुम किसी से रिलेशन बना लेते हो और अगर अनसिक्योर बना लेते हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही होगा ना। लेकिन जरूरत इस बात की है कि दोनों का ही नुकसान होता है, दोनों को ही अलर्ट रहने की भी जरूरत है, दोनों को ही सुरक्षित रहने की भी जरूरत है, लेकिन नफरत करके नहीं, सावधानी पूर्वक। शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके लिए संस्कार मिलने चाहिए, एक दूसरे से भागे नहीं, एक दूसरे को जीते भी रहें, एक दूसरे के लिए नुकसानदायक ना बने, और फिर इसके बाद जब पूर्ति हो जाए तो उसमें नियंत्रण भी करें। अब आप ये बताओ कि मुझे शुरू से मान लो खाने को नहीं मिला, मैं कुपोषण का शिकार हूँ, आप मुझे व्रत उपवास के बारे में बेनिफिट बताने लग जाए, इसकी जरूरत नहीं। पहले मुझे पेट भर के खाने दीजिए, मेरा कुपोषण दूर हो जाए, और फिर इसके बाद अगर मैं मोटापे का शिकार हो रही हूँ तो फिर मुझे कुछ नियम, कुछ ऐसी चीजें जानने की जरूरत है कि फिर मैं उसको कंट्रोल करूँ और थोड़ा अपनी सेहत के लिए खाने पीने की डाइट को कम करूँ, है ना। इसी तरह जो युवा लड़के लड़कियां हैं, पहले एक दूसरे को जीने का मौका मिलना चाहिए, समझने का मौका मिलना चाहिए, और अपने फिर एक समय के साथ अपनी उसके सब कुछ के साथ फिर एक दूसरे से दोस्ती बनाते हुए प्रेम पूर्वक संयम नियम का भी पालन करना चाहिए, एक दूसरे को दोष नहीं देना है। मैम पर बचपन से ही उन्हें जैसे अब जैसे है यहाँ पे कन्या विद्यालय बाल अलग अलग स्टार्टिंग से फर्स्ट स्टैंडर्ड से उनको अलग अलग पढ़ाते हैं, तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनमें तो बहुत। यही तो बात मैं कर रही हूँ कि घरों के संस्कार से लेकर शैक्षणिक संस्थाएं तक इसके लिए जिम्मेदार हैं कि उन्होंने शिक्षा का सही मूल्यांकन अभी तक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये जो ऋषि मुनियों के नाम पर जितने भी बाबा वाबा हैं, अब तुम देख लो जितने भी बाबा जी जेल में, इन सब ने जनताओं को क्या मैसेज दे रखे थे? जनता के लिए तो कुछ और थे, ठीक है। चाहे वो राम कृपाल बाबा हो, बापू आशाराम की तो मैं भक्त थी पहले जी स्कूल लेवल पर, मैंने उनकी कितनी ही कष्टें सुनी है कि बीरे से नष्ट कर देता है जीवन को, बीरे को बचाओ, इतने मतलब अब उनकी मात्राएं मुझे ध्यान नहीं है, इतना इतना पानी से इतना लहू बनता है, फिर इतने सारे लहू से एक बूंद वीर बनता है, ये बनता है, कितनी अनगिनत कैसे। और मेरे मन में सवाल आता था कि पुरुष का वीर नष्ट होता है, पुरुष का सेहत नष्ट होती है, पुरुष का जीवन नष्ट होता है, लेकिन स्त्री के लिए क्यों नहीं कहीं कुछ बता रहे हैं? स्त्री का भी कुछ नष्ट होता है कि नहीं होता है? ये बताओ। जब रिलेशन बनते हैं तो सबसे ज्यादा किसका नुकसान होता है? क्या स्त्री भर का, पुरुष का ही होता है, सिर्फ स्त्री का नहीं होता? ऐसा नहीं है ना, स्त्री का तो हर महीने में होता है, कितनी तकलीफें उठाती है और कितना स्वस्थ अच्छा खासा ब्लड निकल जाता है। अगर पुरुष लोगों को होता तो ये तो कहते हैं हम तो बहादुर हैं, और खुशी खुशी बताते कि देखो हम लहू बहाते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए कहते छुपा के रखो, सब कुछ पता नहीं चलना चाहिए किसी को। तो ये सब समझने की जरूरत है। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत को सबसे बड़ी कमजोरी समाज में बनाया गया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो माँ बन सकती है और एक इंसान होकर एक इंसान को जन्म दे सकती है ना। ये ताकत एक स्त्री मादा में ही है। तो ये ताकत है, लेकिन इसे कमजोरी की तरफ इस्तेमाल किया गया। मैं क्या बताऊं, बताने में बड़ा अजीब लगता है। मेरे गांव में पड़ोस में एक घर था, 4 भाइयों की छोटी बहन थी। तो जब धीरे धीरे जैसे जैसे शादी भाइयों की होती गई तो भाभीियों से थोड़ी अनबन कुछ हो गई, तो बहन आकर के कुछ बहस कर रही थी। उसके बड़े भाई ने बोला बकवास बंद कर, किसी दिन पेट रह जाएगा, मतलब प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर बैठी रहेगी। तो वो मतलब अजीब सा उसको लगा और वो एकदम से वहां से चली गई। लेकिन उसने जब मुझे बताया तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये भाई ऐसा क्यों कह रहा है। उसको प्रेग्नेंट कौन कर देगा? क्या तू कर देगा? ये कौन सा तरीका? बहनों को, औरत को तुम देखोगे जब भी कभी कोई औरत कुछ बोलेगी अपने अधिकारों के बारे में, सीधा उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी। अगर पुरुष कोई गलत बात बोल देगा तो उस पर हाथ उठाया जाएगा, लेकिन जब कोई स्त्री कुछ बोलेगी तो उसके करेक्टर पर उंगली उठाई जाएगी, क्योंकि करेक्टर में व्यक्ति ना जल्दी वीक पड़ता है।
तो चित्रलेखा को देखिए कि उसने जो दोबारा जो प्रेम किया, वो उसने उसको समाज से अलग किया, है ना। और फिर जब दोबारा उसका साथी फिर एक बार भगवान को प्रिय हो गया, तो इसके बाद तो फिर उसके लिए रास्ता ऐसा हो गया, क्योंकि समाज से तो वो पहले ही कट चुकी थी, अब कहाँ जाती। एक ही रास्ता उसके लिए बचा था, जहां वो गई, और जिसे समाज घृणित समझता है। लेकिन अगर वो घृणित है तो बनाने वाला कौन है? वहां पर संभ्रांत अमीर घरों के पुरुष क्यों जाते हैं? फिर वो भ्रष्ट क्यों नहीं होते? उनका चरित्र खराब क्यों नहीं होता? उनकी शान होती है। हाँ, उनमें शान, यस, है ना। तो ये इस तरह ये सब कुछ आपको चित्रलेखा के जीवन के बारे में भी समझना होगा। और किस चरित्र के बारे में आप बात करना चाहोगे? 3 के बारे में ये मुख्य थे। श्वेतांबर विशाल देव। देखो, ये तो अपना पाप पुण्य की खोज कर रहे थे। यस मैम, पर ये खुद भी इसमें उलझ गए। हाँ, तो पाप और पुण्य की ये खोज तो इनकी जो कर रहे थे, उसमें पाठकों को ही देखना है कि किसको पाप और पुण्य की पहचान हो पाई। मेन तो उसमें यही है कि जो शिष्य जैसे इस संगति में रहता है, उसकी वैसी ही मानसिकता हो जाती है। जैसा कि विशाल देव कहता है कि उसमें चित्रलेखा का हाथ है उसके गुरु के पतित होने में। जो कुमारगिरी को अपने पूर्वजों से मिला है, वो कुमारगिरी ने विशाल देव को दिया। ठीक है, तो इसीलिए जरूरत इस बात की है कि स्वस्थ मानसिकता की शिक्षा मिले, तब युवा वर्ग जो है ना थोड़ा समझ पाएगा। अगर बचपन से उनको इसी तरह की बातें सिखाई जाएंगी, स्त्री पुरुष में भेदभाव या धार्मिक भेदभाव या जातीय भेदभाव। अब मुझे देखो बड़ी हैरानी होती है, जो वो लड़की कह भी, एक लड़की ने बोला भी था हिजाब के लिए, पर इसको धार्मिक रूप से देखा जा रहा है। वैसे कोई बुराई नहीं, देखा जाना चाहिए, पर इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि स्त्रियां नहीं अलग लगती हैं या नहीं लगती हैं। बात यह है कि वो अगर स्त्रियों के लिए तो एक बंधन है ना, स्त्रियों के लिए है ना, तो उसी लड़कियां छोड़ने की बजाय लड़कियां खुद लड़ रही हैं कि हम तो पेपर ही नहीं देंगे अगर हिजाब पहन के नहीं आ पाने देंगे, है ना। तो अगर आज लड़कियां अपनी बंधन के लिए लड़ाई लड़ती हैं कि हमें तो बंधे रहने दो, तो उन्हें छुटकारा दिला कौन सकता? कोई नहीं दिला सकता। जबकि उन लड़कियों को ये बात करनी चाहिए कि बिल्कुल ये स्त्री मुक्ति का एक बहुत बड़ा कारण हमें मिल रहा है, तो हम हिजाब उतार देंगे। और इसके बाद वही लड़कियां आंदोलन करें कि हाँ भाई सिख लोग पगड़ी पहन के नहीं आएंगे क्योंकि ये अलग लगता है। मैम छोटी छोटी सी बच्चियां, उनके लिए उनको अब किस चीज की नॉलेज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हिजाब वगैरह डालती है। पर जिसे नॉलेज है वो डाल सकता है, पर जिसे नहीं है उसको भी जबरदस्ती डलवा रहे हैं। नहीं, मैं तो समझती हूँ किसी को नहीं डालने की जरूरत है, पर वैसे हिजाब मैं ठीक से जानती नहीं हूँ कि हिजाब बना कैसा होता है। वो दुपट्टे की तरह? यस मैम, दुपट्टे की तरह होता है और सर पे पूरा सर कवर होता है। अच्छा, सिर मुंह खुला होता है। यस मैम। अच्छा, पर कहने का मतलब ये है कि अगर स्त्रियां खुद अपने बंधन के लिए कहती हैं कि हम अपनी खुशी से कर रहे हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो फिर कोई छुटकारा ही नहीं दिला सकता। यस। अब ये चीज कहाँ से आती है? ये धार्मिक लोग ही हैं जो धर्म के नाम पर गुमराह करके रखते हैं। ऐसे तुम लोग भी कहने लगो कि मैं अपनी खुशी से घूंघट करके आती हूँ, इसलिए मैं घूंघट करती। कौन छुटकारा दिलाएगा? फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैम इसमें उन स्त्रियों की आवाज दब चुकी है जिन्हें इससे मुक्ति चाहिए थी। बहुत सारी होंगी जिन्हें इससे, क्योंकि मैं मेट्रो में देखती हूँ लोग है ना घर से तो मतलब बुर्का हिजाब पहन के आते हैं, मेट्रो में बिल्कुल सडन चेंज हो जाते हैं। तो वो मुक्ति चाहते हैं, वो बाहर आके बदल जाते हैं, पर घर से वो सब चीज नहीं करके आ सकते। तो वही मैं कह रही हूँ ना, उसी में कुछ स्त्रियों को पुरुष अपना हथियार बना लेते हैं, उसको ज्यादा प्रेम करके, उसको थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ा के, उसको ज्यादा सम्मान देके कि तुम इस चीज पे बोलो, ये तो हमारा धर्म है, ये हमें खत्म करना चाहते हैं। तो स्त्रियां क्या करती हैं कि उनकी अपनी अहमियत जब तक नहीं है समाज में, जब तक कोई पुरुष उन्हें आगे ना बढ़ाए, तो उस सम्मान के लिए, पुरुष द्वारा सम्मान के लिए, कि पुरुष के द्वारा ही पदवी मिलने के लिए, मैंने कहा ना जैसे जो जितनी भी देवियां हैं
वो सारी देवियां पुरुषों का हथियार बनी है, तब जाके बनी है देवियां। वो अपने कर्तव्यों से, अपने परिश्रम से नहीं बनी। जिसने भी महिषासुर का मर्दन किया, चाहे जिसका, पर महिषासुर का मर्दन किया तो क्या वो खुद परेशान थी या उनके पति लोग परेशान थे? है ना? तो वहीं पर तो आप दूसरों का जब विरोध करती हैं, जिससे खुद आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार परेशान हैं, तो आप देवी बन जाएंगे, आप महान बन जाएंगे, आप शेरनी बन जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपने पति, भाई, पापा को कह दिया कि मैं यहाँ शादी नहीं करूंगी, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगी या ये ऐसे पहनूंगी, कुछ भी ऐसा कह दिया, तो बस फिर तो आप उल्टा हो जाएंगी, कलंकिनी हो जाएंगी, दुष्ट हो जाएंगी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए ना। ये जो मानसिकता है वो कुमार विशाल देव की जो पाप पुण्य के बारे में, वो उसकी अपनी नहीं है, वो तो बस उस विरासत में उसको मिल गई, जैसे कुमारगिरी को किसी से मिली होगी। अब शैतान की नजर से भी यह है कि देखो, शैतान को तो सब कुछ मिल गया, तो उसकी नजर से आप पाप पुण्य नहीं देख सकते, आपको अपनी नजर से देखना होगा। चाहे विशाल देव की नजर से आप नहीं देखोगे, आप अपनी नजर से उनको अभी तक पता नहीं चला पाप पुण्य। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी वस्तु को प्रेम पूर्वक त्यागना और किसी वस्तु से भागे भागे फिरना, दोनों में बड़ा अंतर है। है ना? त्याग वही है जिसमें बिल्कुल आपको तकलीफ भी नहीं हुई हो और फिर वो सामने भी हो तो तुम्हारा मोह न जागे कि मैं ले लूं, तब तो। और बताइए। यशोधरा को देखो, वो काफी विचारशील स्त्री है। ऐसा नहीं है कि किसी पिता ने कह दिया कि इससे तुम्हारी शादी होनी है तो बस उसी पर लट्टू हो गई और उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ देखे, उसको हर टाइम अट्रैक्ट करने भर के सारे तरीके ढूंढती रहे। तो देखो उसके बारे में तुम कुछ बात करो, उसके चरित्र में। उसने एक भी बार ये नहीं सोचा कि वो ना बीजगुप्त को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। वो खुद उससे विचार करती थी, बात करती थी, उससे हर चीज में अपना तर्क बताती थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसने एक बार भी ये ट्राई नहीं किया कि वो मेरी तरफ मोहित। और इसके लिए श्रेय किसको जाता है? मृत्युंजय। क्योंकि मृत्युंजय ने उसे कहीं भी लड़की है इसलिए तुझे ये करना होगा, ऐसे संस्कारों का दबाव नहीं बनाया। ये मृत्युंजय की खासियत है। और ये तो भाई कोई भी पिता जो संपन्न हो, कौन पिता चाहेगा कि अपनी लड़की को कहीं भी किसी के भी यहाँ दे दे? श्वेतांक भाई, मृत्युंजय एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था और धन दौलत से भी और सम्मान से भी, सब तरह से उसकी इकलौती बेटी थी। तो अगर वो श्वेतांक से शादी नहीं करना चाहता तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि गर्ल्स, ये जो तुम्हें दिखाया जाता है कि अमीर घर की लड़कियां गरीबों से प्रेम करें और ये सब तुम्हें भटकाने के लिए, ताकि तुम लोग उनसे प्रेम करो और चाहे विवाह करो, जो करो, बाद में पति तो पति ही होता है, उसी तरह डोमिनेट करता है। फिर क्यों करो भाई? हमारी संपत्ति पे भी डोमिनेट करेगा। हाँ, वही ना, पिताओं की संपत्ति पे अधिकार करने के लिए कई गरीब लड़के लड़कियों को पटाने में लग जाते हैं। भैया, कोई भी पिता अपने बराबरी में ही रिश्ता करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। रिश्ते बराबरी में ही निभते हैं, नहीं तो ईगो आते हैं। और फिर लड़की को तो अपना घर छोड़ के जाना है ना, तो वो क्यों कंगले घर में जाए? और कंगले घर की लड़कियों को तो वैसे तुम शादी नहीं करोगे, कहोगे दहेज नहीं उनके पास, और अमीर घर की लड़कियों को तो कहोगे कि गरीबों के सिर्फ शादी नहीं करती हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मेन बात ये होनी चाहिए कि किसी को भी माँ बाप की संपत्ति देख करके शादी नहीं करनी चाहिए, लड़कों को ना लड़कियों को। लड़कों की काबिलियत भी देखनी चाहिए और लड़के के गुण भी देखने चाहिए, उसकी तमीज भी देखनी चाहिए। लड़के का पैसा तो सब देखते हैं, लेकिन लड़के की तमीज नहीं देखते। और वो लड़का दामाद के रूप में सास ससुर का चाहे जितना अपमान कर ले, उन्हें लगता है कि हमारी लड़की सुखी बने। अरे, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हारी लड़की कर लेगा वो? पहले अपनी इज्जत देख लो, तुम्हारी करता है कि नहीं करता। जो लड़का दामाद के रूप में इज्जत ना करे सास ससुर की, उसको उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए कि वो उनकी लड़की की इज्जत करेगा। बिल्कुल। तो मेन बात यह है कि अमीरी गरीबी को साइड में करते हुए ये ध्यान देना चाहिए कि किसमें कितनी काबिलियत है और कौन किसका कितना साथ दे सकता है। और बराबरी और गैर बराबरी ये फिर बाद की चीजें हैं।
पर ये सही है कि पेरेंट्स जो सोचते हैं उसमें अगर उन्हें अपना दामाद बनाना है तो वो ये सब तो देखेंगे ही, है ना। मैम उन्हें भी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, उनकी बेटी है वो दुखी है वहां जाके, दुख अब उनसे नहीं शेयर कर पा रही तो उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पता नहीं, उन्हें पता बिल्कुल, होगा। बाद में नहीं तो पेरेंट्स को बदनाम किया जाता है कि अपने घर में एडजस्ट नहीं हो रही है, उधर चुगलियां करती है। तो सब चीजें तो देखनी ही पड़ती हैं। कई बार गरीब लड़के बड़े चालाकी से अमीर घर की लड़कियां पटाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो वहां उन्हें दहेज भी नहीं मांगना पड़ेगा और मिल सब कुछ जाएगा। यस मैम। इसी तरह से कहेंगे लड़की क्यों लड़के हमेशा नौकरी वाले ढूंढते हैं लोग, इसीलिए तो दहेज मांगते हैं। मतलब तुम नौकरी करते हो अपने लिए, दहेज मांगने का क्या मतलब, यस है ना। और तुम नौकरी ना करते हो तो क्या तुम घर में बीबी की साड़ी धोओगे, तुम घर में झाड़ू पोछा करोगे, तुम बच्चे पालोगे, ये सब तो होना नहीं है। पुरुष का अहम तो जाएगा नहीं। ऊपर से सोचते हैं कि चाहे नौकरी भी ना करते हो तो भी नौकरी वाली लड़कियां शादी कर लें उनसे। यस। तो ये सब चीजों को भी लड़कियों को ना प्रेम रेम के चक्कर में पड़े बिना ये सब चीजें सोचनी चाहिए, यशोधरा की तरह आगा पीछा सब कुछ। क्योंकि प्रेम इन लोगों को प्रेम नहीं होता, देखा जाए तो ये लोग बेनिफिट देखते हैं पहले अपना। मैंने कई ऐसी लव मैरिजें देखी, शादी के बाद वही सब कुछ, उनके पिताओं को कैसे खुश करना है, उनकी माँ को कैसे खुश करना है, वो खुशी नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूं, तुम्हें एडजस्ट तो करना पड़ेगा, तुम्हें तो ये तो करना पड़ेगा। औरत का तो यही धर्म है, स्त्री को तो ये करना ही पड़ता है। यस। तो यशोधरा के चरित्र को एक जीवन साथी के रूप में वो किस तरह से ध्यान देती है वो सब आपको देखना होगा। और देखो बीजगुप्त के साथ जाती है ना, और बातचीत करती है, मिलती है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर भी उसे आप उस रूप में नहीं देखोगे कि एकदम एक पुरुष के आकर्षण में कहीं वो हाँ गिरफ्त में नहीं आती है। क्योंकि उसको ऐसे संस्कार मिले हुए हैं कि वो व्यक्ति को व्यक्ति की तरह देख रही है, सिर्फ एक पुरुष मात्र के रूप में नहीं देख रही है। वो अपना एक चुनाव, अपना एक विचार, सब पर विचार कर रही है कि क्या ये सचमुच ये व्यक्ति मुझे प्रेम कर सकेगा। चित्रलेखा इसके मन में अभी भी कितना बसी हुई है, क्या चित्रलेखा के जगह ये मुझे दे पाएगा। और जब वो श्वेतांग उसे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरे स्वामी उसकी जगह नहीं दे पाएंगे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उससे शादी हो। यस मैम। जबकि कई स्त्रियां सोचती हैं कि पहले मेरी हो जाए फिर मैं मोहित कर लूंगी। हाँ फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ फिर ठीक ही क्या हो जाएगा भाई, क्या तो सामान है जो तुम बाद में आके उसे ठीक करा लोगे। इस कई लोग ना व्यक्ति को भी सामान समझते हैं। तो और कुछ बाकी तो देखिए चरित्र चित्रण तो सारे हो गए। आप इसमें थोड़ा पॉइंट पॉइंट बना लीजिएगा कि भाव पक्ष, वेशभूषा, फिर उसमें धार्मिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है उनके चरित्र में, तो फिर कई पॉइंट बन जाएंगे। मैम अब चित्रलेखा कंप्लीट हो गया, अब रिवीजन में करते और किसी की कोई क्वेरी है? अभी कौन कौन आया था? मैम वजीफा बस, और कोई नहीं आया? 5 बजे आया। अच्छा, तो और बताओ किसी का कोई क्वेरी है कि बस हो गया? ये टाइम सही है, कोई नहीं है ज्यादा कॉलेज में छोड़ दिया। इसीलिए डिस्कशन का दिन आज ही रखो। यस मैम।